नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी इस नई यूट्यूब वीडियो में, जहां हम सॉल्व करने जा रहे हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ पे हमें पहला इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि मिस्टर ए हैं जिनकी एज 35 ईयर्स है, उन्होंने अपनी फॉलोइंग डिटेल्स दी है हमें। तो इसमें हमें क्या निकालना है, इस क्वेश्चन में कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर ए फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। जो मिस्टर ए हैं हमें उनकी टोटल इनकम निकालनी है असेसमेंट ईयर 25-26 में, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 में। assuming that he has exercised the option of shifting out of the default tax regime। डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से ऑप्ट आउट किया, यानी कि ओल्ड टैक्स रिजीम में इन्होंने अपनी आईटीआर फाइल की है। यानी कि जो हमें टोटल इनकम निकालनी है वो कैसे निकालनी है, हमें ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग निकालनी है। और दूसरा पार्ट क्या है कि ही पेज टैक्स अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि टोटल इनकम दो तरीके से निकालनी है, पहला ओल्ड टैक्स रिजीम में और दूसरा न्यू टैक्स रिजीम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया है इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूटेड। देखिए, अगर आपको एग्जाम में कभी भी लिखा है इनकम फ्रॉम सैलरी, सिर्फ इनकम फ्रॉम सैलरी लिखा है, तो आपको क्या करना है कि आपको 75 या 50,000 का जो भी आप पे न्यू या ओल्ड रिजीम अप्लीकेबल है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है कि डिडक्शन देना है। तो जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है न्यू रिजीम में 75,000, ओल्ड रिजीम में 50,000, तो वो आपको देना है। लेकिन अगर वहाँ पे लिखा है इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूटेड, तो इसका मतलब है कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो आपको ऑलरेडी मिल चुका है और आपको अब 75,000 या 50,000 रुपीज़ डिडक्ट करने की नीड नहीं है। ऐसे ही अगर यहाँ पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होता और वहाँ पे कंप्यूटेड लिखा होता, तो जो 30% का हम डिडक्शन देते हैं सेक्शन 24A में, वो हम नहीं देंगे। इसका मतलब है कि वो ऑलरेडी बेनिफिट दे चुका है। तो यहाँ पे क्या है कि लिखा है इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूटेड, इसका मतलब है कि आपको आपको बस ये कंप्यूटेड वर्ड बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर एग्जाम में दिया तो इसका मतलब ऑलरेडी बेनिफिट जो है वो दिया जा चुका है। अब आपको 75,000 या 50,000 का बेनिफिट देने की नीड नहीं है। तो यहाँ पे हमारी सैलरी कितनी है, 4 लाख रुपीज़। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दो रिजीम है हमारे पास, एक हो गया ओल्ड, एक हो गया न्यू। सबसे पहले है सैलरी, 4 लाख 4 लाख। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमें जो लॉस फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी होती है उसका बेनिफिट हमें मिल जाता है हमें न्यू रिजीम में भी। लेकिन न्यू रिजीम में क्या है कि हमें उसी साल उसको एडजस्ट करना पड़ता है, और वो भी क्या होता है सेम हेड में ही एडजस्ट होता है। इंटर हेड एडजस्टमेंट जो है वो न्यू रिजीम में अलाउ नहीं है, लेकिन ओल्ड रिजीम में अलाउ है। तो जो सैलरी की इनकम है हम इससे अपना लॉस फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी ओल्ड रिजीम में वो एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन कितना, हाउस प्रॉपर्टी में आप कितना लॉस एडजस्ट कर सकते हैं, तो वो अमाउंट है सिर्फ 2 लाख रुपए। आप कितना एडजस्ट कर सकते हैं, सिर्फ 2 लाख। हाउस प्रॉपर्टी में आप कितना एडजस्ट कर सकते हैं, 2 लाख रुपए। यहाँ पे नेगेटिव कर लेते हैं इसको क्योंकि लॉस है। और न्यू रिजीम में कितना मिलेगा, न्यू रिजीम में कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि क्या होता है कि देखिए कि जो लॉस होता है न्यू रिजीम में वो आप सिर्फ उसी हेड से एडजस्ट कर सकते हैं। यानी कि हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से ही एडजस्ट कर सकते हैं, सैलरी से एडजस्ट नहीं कर सकते। जबकि ओल्ड रिजीम में क्या था, ओल्ड रिजीम में आप अपनी जो इनकम है आपकी, ये हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है उसको आप सैलरी इनकम से भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ओल्ड रिजीम में तो 2 लाख का बेनिफिट मिल जाएगा, पर न्यू रिजीम में आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके बाद है हमारा बिजनेस लॉस। बिजनेस लॉस कितना है हमारा, 1 लाख रुपए। और बैंक इंटरेस्ट कितना है, 80,000। अदर इनकम हो गया है हमारा, अदर इनकम कितना है, 80,000। लॉस हमारा कितना है, 1 लाख। लेकिन क्या हम 1 लाख पूरा एडजस्ट कर सकते हैं, द आंसर इज नो। देखिए हमारी जो अदर इनकम है, अदर इनकम चाहे न्यू रिजीम हो ओल्ड रिजीम हो, उससे बिजनेस लॉस सेट ऑफ किया जा सकता है। लेकिन कितना, अब जितनी इनकम है आप उतना ही तो सेट ऑफ करेंगे, आप पूरा तो सेट ऑफ कर नहीं सकते। तो यहाँ पे बहुत बच्चों को डाउट आया कि क्या जो बाकी का 20,000 रुपये, क्योंकि 80,000 हमारी इनकम है तो 80,000 तो हम सेट ऑफ कर लेंगे, लेकिन क्या बाकी के 20,000 रुपये हम सैलरी इनकम से एडजस्ट कर सकते हैं, तो द आंसर इज नो।
बिजनेस लॉस जो है वो कभी भी सैलरी की इनकम से एडजस्ट नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे जो आपको बेनिफिट मिलेगा वो कितना मिलेगा, सिर्फ 80,000 रुपये का। तो आपकी नेट इनकम कितनी हो जाएगी ओल्ड रिजीम में, वो हो जाएगी 2 लाख रुपये। अब बारी है न्यू रिजीम की। न्यू रिजीम में क्या है कि न्यू रिजीम में आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, तो द आंसर इज यस। न्यू रिजीम में भी आपको सेम बेनिफिट मिल जाएगा और यहाँ पे आपकी टोटल इनकम कितनी हो जाएगी, 4 लाख रुपये। देखिए न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम में बेसिकली जो फर्क है वो यही है कि हाउस प्रॉपर्टी जो है, हाउस प्रॉपर्टी वो है कि दूसरे ओल्ड रिजीम में दूसरे हेड से एडजस्ट हो सकती है, न्यू रिजीम में दूसरे हेड से एडजस्ट नहीं हो सकती है। ये मेन जो डिफरेंस है न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम में। इसके अलावा और कुछ खास डिफरेंस है नहीं इस क्वेश्चन में। यहाँ पे एक बार आंसर भी चेक कर लेते हैं। ये ओल्ड रिजीम में आंसर कितना आ रहा है, 2 लाख रुपए, जैसा कि हमने निकाला था। अब एक बार ये न्यू रिजीम का भी देख लेते हैं। ओल्ड रिजीम में आया 2 लाख और न्यू रिजीम में आया 4 लाख रुपए। ये आ गया आपका 4 लाख। तो आपका पहला आंसर होता है समाप्त। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। ये हमारा आ गया सेकंड क्वेश्चन। देखिए मिस्टर बी है एक रेसिडेंट इंडिविजुअल, जिन्होंने कि अपनी आइडिया फर्नीचर, अच्छा जिन्होंने फॉलोइंग डिटेल्स दी है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूटेड। इसका मतलब क्या है कि ये आफ्टर डिडक्शन ऑफ आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन है। जो 75,000 या आपको 50,000 का डिडक्शन मिलता है, उसका बेनिफिट ऑलरेडी इन्हें दिया जा चुका है। इसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे पूछा वैसे क्या है क्वेश्चन में कि व्हाट इज द टोटल इनकम चार्जेबल टू टैक्स फॉर AY 25-26 एज्यूमिंग दैट ही हैज, अच्छा न्यू रिजीम में बेसिकली अपनी आइडिया फाइल कर रहे हैं। तो अगर न्यू रिजीम में फाइल कर रहे हैं तो इनकी इनकम डिटेल क्या है, सैलरी हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गया हमारा। सैलरी कितनी थी इनकी, 45,000 और लॉस था 24। नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस से इनका कितना प्रॉफिट, अच्छा लॉस है यहाँ से भी 22,000 का। नॉन स्पेकुलेटिव, नॉन स्पेकुलेटिव, फिर आ जाएगा आपका स्पेकुलेटिव। स्पेकुलेटिव से कितना, 4,000 का लॉस। फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस और लॉन्ग टर्म कैपिटल की। फिर पहले हम अपनी सारी डिटेल लिख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन की। ये हो गया। अब इसमें से सैलरी इनकम हमारी फाइनल कितनी है, 45,000 है। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस क्या हमें अलाउ होगा, तो देखिए ये हमें दूसरे हेड से, जो ये एडजस्टेबल नहीं है, जैसे कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन बताया था कि क्योंकि हम न्यू रिजीम में भर रहे हैं, अगर ओल्ड रिजीम में भरते तब तो हमें ये अलाउ हो जाता। लेकिन क्योंकि हम न्यू रिजीम में भर रहे हैं तो न्यू रिजीम में जो 24,000 का लॉस है ये हमें अलाउ नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। नॉन स्पेकुलेटिव लॉस मिल जाएगा क्या आपको, तो क्योंकि नॉन स्पेकुलेटिव और कोई इनकम है हमारे पास, LTCG की इनकम है हमारे पास। तो नॉन स्पेकुलेटिव कैसे एडजस्ट होगा, द आंसर इज नो। स्पेकुलेटिव ये भी एडजस्ट नहीं होगा, ये भी आपको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। STCL, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, ये आपका कितना एडजस्ट होगा। देखिए क्या होता है कि अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है तो वो आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से एडजस्टेबल नहीं होता है। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो वो क्या होता है, वो आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्टेबल होता है। तो यहाँ पे हमारा कितना एडजस्टेबल होगा, यहाँ पे हमारा -19,000 एडजस्टेबल हो जाएगा। तो यानी कि आपकी नेट इनकम कितनी बनी, 45,000 रुपीज़, जो आपकी नेट इनकम बनी। एक बार आंसर भी चेक कर लेते हैं इसका। 45,000 रुपीज़ बिल्कुल सही है। हमारा सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ पे फिनिश हो गया।
क्वेश्चन 3 की ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25 मिस्टर सी हैज द फॉलोइंग इनकम एंड ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस। मिस्टर सी हैं, उनकी कुछ इनकम है इस साल की और कुछ जो है ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस हैं। सबसे पहले हमें दिया है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1,50,000 रुपीज। यहाँ पे हमें चार चीजें दी हैं, इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कितना कितना दिया है हमें? 1,50,000, क्या था 96, 37 और 70। ये हो गई हमारी इनकम की डिटेल्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब इसमें हमें लेना है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, हमारे पास पूरा है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो होता है वो किससे अलाउ होता है? वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी अलाउ हो जाता है और ये लॉन्ग क्या कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी अलाउ हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 37,000 है, तो ये क्या होगा, ये हमें पूरा अलाउ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो इनकम है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की वो 1,50,000 रुपये है। अब है हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वो कितना है 75,000। तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है वो हमें कितना अलाउ है? तो ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस वो क्या होता है, वो आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से तो एडजस्ट हो जाता है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट नहीं होता। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो आपके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों गेन से एडजस्ट हो जाता है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही एडजस्ट होता है। तो ये कितना एडजस्ट होगा? मैक्सिमम 75,000 रुपीज आपका एडजस्ट होगा। तो जो आपकी इनकम बन जाएगी वो कितनी बन जाएगी? वो बन जाएगी 1,13,000 रुपये। अब बात आती है कि जो ये हमारा बचा हुआ लॉस है 21,000 का, इसका क्या होगा? तो ये हमारा आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कितने साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हम कर सकते हैं? 8 साल के लिए। और यहाँ पे हमारा ये कब से था? ये असेसमेंट ईयर 23-24 यानी कि पिछले 2 साल में था, यानी कि प्रीवियस ईयर 22-23 हो गया, तो अभी सिर्फ 2 साल ही हुए हैं, तो ये आगे भी आपका कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1,13,000। ये आपका आंसर हो गया 1,13,000, बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए नोट भी दिया हुआ है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट नहीं हो सकता, इसलिए आपको जो 21,000 है ये आप कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए आगे के ईयर्स में। तो यहाँ पे हमारा थर्ड क्वेश्चन भी खत्म हो गया है। अब फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मिस्टर डी हैज द फॉलोइंग इनकम फ्रॉम प्रीवियस ईयर 24-25। यहाँ पे मिस्टर डी हैं जिनकी इनकम डिटेल्स हमें हमारे पास दी हैं। तो इसमें भी हमें बताना है कि इनकी टोटल इनकम क्या होगी असेसमेंट ईयर 25-26 यानी कि प्रीवियस ईयर 24-25 में। तो सबसे पहले हमारे पास दे रखा है कि इनकी जो इनकम है वो रेस हॉर्सेस हॉर्सेस से जो मेंटेन करने से जो इनकम आई है वो हमें दे रखी है यहाँ पे 75,000 रुपीज़। उसके बाद हमें दिया है टेक्सटाइल बिजनेस से 85,000 का प्रॉफिट है और ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है 50,000 का। इस लॉस 50,000। उसके बाद हमारे पास ये रेस हॉर्सेस से जो लॉस हुआ है 96,000 का ब्रॉड फॉरवर्ड वो भी दिया हुआ है। ये लॉस कितना दिया था? 96,000। अब देखिए क्या है कि जो इनकम है हमारी हॉर्सेस से वो तो हम पूरा ले लेंगे, बिजनेस इनकम भी पूरा ले लेंगे। जो लॉस है बिजनेस लॉस वो हम कितना सेट ऑफ कर सकते हैं? अब देखिए क्योंकि इनकम भी हमारी सेम बिजनेस से ही है, दोनों नॉन स्पेकुलेटिव है। टेक्सटाइल भी और जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है वो भी टेक्सटाइल से ही है, तो यहाँ पे क्या होगा कि हमें जो लॉस है वो पूरा अलाउ हो जाएगा, पूरा 50,000 का एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन जो हॉर्सेस से लॉस है वो क्या होता है कि देखिए जो हॉर्स से जो मेंटेन करने से या रेस वगैरह जो वाले हॉर्सेस होते हैं इनसे जो हमारी इनकम आती है वो सिर्फ उसी हेड से टैक्स एडजस्ट होती है। मतलब जो हॉर्सेस से जो इनकम आ रही है तो जो लॉस होगा हॉर्सेस का वो भी सिर्फ हॉर्सेस वाली इनकम से ही वो एडजस्ट होगा, वो हम किसी अदर बिजनेस से एडजस्ट नहीं कर सकते हैं।
तो यहाँ पे हमारी इनकम कितनी है 75,000, तो जो लॉस होगा वो भी हम कितना ही एडजस्ट कर सकते हैं, सिर्फ 75,000 रुपीज़। और बाकी का जो ये हमारा डिफरेंस बचा 96 माइनस 21, ये हमारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो इस करंट ईयर में हमारी इनकम कितनी बन जाएगी 35,000 रुपीज़। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर सोर्स और हेड ऑफ इनकम। ये सिर्फ भले ही बिजनेस इनकम क्यों ना हो, ये हमारी ये सिर्फ उसी हेड से टैक्सेबल होगी, रिसोर्सेज से ही। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब बारी है क्वेश्चन 5 की। मिस्टर ई हैं जिन्होंने अपनी फॉलोइंग डिटेल्स हमें दी है। यहाँ पे क्या इसमें भी टोटल इनकम ही निकालना है भाई, बेसिकली पांचों क्वेश्चन में टोटल इनकम ही निकालना था। इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूटेड, तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कंप्यूटेड दिया हुआ है तो इसका मतलब आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑलरेडी मिल चुका है, तो आपको उसमें कुछ करना नहीं है। यहाँ पे कितना 1.5 लाख दिया था इसमें, 1.5 लाख रुपये, हाँ। सैलरी हो गया, फिर स्पेकुलेशन बिजनेस से कितना इनकम है 60,000 रुपये। उसके बाद नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस से हमारा लॉस है 40,000 का। फिर है हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कितना कितना अमाउंट था इसका, 80,000 और 30,000। इसके अलावा है लॉटरी से हमारी इनकम है 20,000 की। देखिए अब यहाँ क्या है कि जो सैलरी का आप पूरा ले लेंगे अपना, स्पेकुलेटिव बिजनेस से जो इनकम है वो भी आपको पूरा मिल जाएगा। अब क्या है कि देखिए नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस का जो लॉस है, जो कि नॉर्मल बिजनेस होता है, क्या वो स्पेकुलेटिव बिजनेस के लॉस से एडजस्ट होगा। देखिए अगर स्पेकुलेटिव बिजनेस का आपका जो लॉस होता है वो नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस के लॉस से एडजस्ट नहीं हो सकता, वो सिर्फ स्पेकुलेटिव बिजनेस के लॉस से ही एडजस्ट। लेकिन अगर नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस, तो वो आपका स्पेकुलेटिव बिजनेस से पूरे का पूरा एडजस्ट हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। देखिए अगर स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस है तो वो सिर्फ स्पेकुलेटिव से ही होगा, लेकिन नॉन स्पेकुलेटिव का है तो वो स्पेकुलेटिव नॉन स्पेकुलेटिव दोनों से हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आप पूरा ले लेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आपको अलाउड नहीं होगा तो ये आप नहीं ले सकते। लॉटरी इनकम आप पूरी ले लेंगे। तो यहाँ पे आपकी टोटल इनकम कितनी हो जाएगी 2,70,000 रुपये। यहाँ पे एक चीज़ और होगी कि ये जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा आपका, ये पूरा का पूरा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। यहाँ पे आपकी इनकम कितनी आ गई 2,70,000। कितना हो गया 2,70,000। हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया इसके साथ। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कंप्यूट द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एफ फॉर द AY 25-26 फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। मिस्टर एफ है जिनकी ये डिटेल्स दी हुई हैं और हमें इनकी भी टोटल इनकम कंप्यूट करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास हाउस प्रॉपर्टी। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूटेड। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर कंप्यूटेड लिखा है तो इसका मतलब आपको और कुछ कैलकुलेशन नहीं करने, ये आपकी फाइनल इनकम है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से। तो इसका मतलब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में बस इतनी ही इनकम है आपकी। हो गई हमारी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। इसके बाद क्या है, इनकम फ्रॉम बिजनेस बिफोर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। अभी डेप्रिसिएशन प्रोवाइड नहीं किया गया है। देखिए डेप्रिसिएशन हमें अलाउ होता है कि नहीं होता है। देखिए जो इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन होता है वो हमेशा अलाउ होता है। जो बुक वाला डेप्रिसिएशन होता है कंपनीज एक्ट का वो अलाउ नहीं होता, लेकिन इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन आपको हमेशा अलाउ होगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पे उसके बिना डेटा दिया हुआ है तो उसके बिना ही हम लिखते हैं यहाँ पे।
उसके बाद हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 56,000 का। फिर हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 90,000 का। लॉस है हमारा 90,000 का। फिर इसके बाद क्या दिया है, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है बाकी क्वेश्चन के कंपैरिजन में, लेकिन थोड़ा करना तो पड़ेगा ही। इनकम फ्रॉम टी बिजनेस, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, इसको मैं थोड़ा समझा भी देता हूँ आपको। ये पहले डेटा लिख लेते फिर समझाता हूँ एक बार में। 1,20। उसके बाद हो गया हमारा डिविडेंड 80,000। डिविडेंड हो गया हमारा 80,000। और फिर क्या था हमारा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ था, 26,000। और लॉस है 45। यहाँ पे बिजनेस लॉस। देखिए ये डेटा दिया हुआ है हमें, तो इसमें क्या होगा, जो पहले इनकम है उससे तो हम पूरा ले लेंगे। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हमारी पूरी आ जाएगी। इसमें कोई आपको 30% का डिडक्शन नहीं देना है 24A में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा था, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूटेड। अगर कंप्यूटेड नहीं होता फिर हम 30% का डिडक्शन देते, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटेड वर्ड यूज़ किया हुआ है तो उसमें हमें कुछ भी अब निकालने की जरूरत नहीं है, जो दिया है वही हमारी इनकम है, बात खत्म। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बिजनेस इनकम भी ले लेंगे। अब यहाँ पे है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। तो क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हमारा जो है ये किसी से सेट ऑफ हो सकता है? तो द आंसर इज नो। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं दिया हुआ जिससे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सेट ऑफ होगा। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होता है। तो इसको जीरो कर देते हैं यहाँ पे। ये पूरे का पूरा आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अगले साल। अब बारी आई सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो इस क्वेश्चन में है, इसको बड़ा ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि जो गलती होगी ना इसमें, क्योंकि बाकी सब चीज़ें तो उतनी डिफिकल्ट नहीं है लेकिन जो टी वाले में आप गलती कर सकते हैं। क्या होता है, देखिए जब टी बिजनेस अगर आपका है तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे है कि आपका इनकम फ्रॉम टी बिजनेस। अगर आपको क्या होता है, आपकी बिजनेस जो टी इनकम से जो जनरेट होती है तो उस केस में क्या होता है कि इनकम टैक्स एक्ट आपको कहता है कि आपकी 40% इनकम ही बिजनेस इनकम मानी जाएगी और बाकी जो 60% इनकम होगी उसको हम क्या मान लेंगे, उसको हम मान लेंगे एग्रीकल्चर इनकम। तो अब एग्रीकल्चर इनकम है तो ऑब्वियसली उस पर टैक्स तो लगेगा नहीं। तो टैक्स किस पे लगेगा, टैक्स लगेगा सिर्फ 40% पे। तो ये जो 1,20,000 यहाँ पे दिया हुआ है, आपको सिंपली इस पे 40% लगाना है। अब जो 48,000 सिर्फ इतना ही टैक्सेबल होगा। ऐसा नहीं है कि बाकी 72,000 को आप अगले साल ले जाओगे या कुछ होगा। ये पूरा 72,000 रुपये जो है ये आपका पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट है। इस पे कोई टैक्स नहीं देना आपको। क्यों? क्योंकि ये आपकी एग्रीकल्चर इनकम, टैक्स इस पे लगेगा। टैक्स सिर्फ और सिर्फ 48,000 पे ही लगेगा। इसके बाद है डिविडेंड, ये भी पूरा टैक्सेबल होगा। अच्छा बता दूं कि डिविडेंड यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिविडेंड फ्रॉम एग्रीकल्चरल ऑपरेशन, मतलब ऐसी कंपनी से मिला है जो एग्रीकल्चर ऑपरेशन है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडियन कंपनी है तो आपके हाथ में टैक्सेबल होगा। आप एग्रीकल्चर बिजनेस खुद तो नहीं कर रहे, आपको डिविडेंड मिला है तो वो आपके हाथ में टैक्सेबल होगा। इसके बाद डेप्रिसिएशन, देखिए डेप्रिसिएशन आपको पूरा पूरा अलाउ हो जाएगा, ये माइनस हो गया यहाँ पे। इसका आपको बेनिफिट मिल जाएगा, आपके बिजनेस इनकम में से कम हो जाएगा। फिर आता है हमारा बिजनेस लॉस। बिजनेस लॉस भी आपको पूरा मिल जाएगा। ये कब से आ रहा है हमारा, बिजनेस हो गया ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस इनकर्ड 6 years ago। देखिए कितने साल तक हम बिजनेस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, 8 साल तक। तो अभी कितने में भी सिर्फ 6 साल ही में, तो इसका मतलब कि आप पूरे का पूरा यहाँ पे सेट ऑफ कर सकते हैं। तो अब आपकी टोटल इनकम कितनी हो जाएगी, आपकी इनकम जाएगी 3,73,000 रुपीज़। ये हो जाएगा आपका इनकम, ये आंसर हो गया आपका। एक बार हम भी देख लेते हैं आंसर इस क्वेश्चन का भी। 3,73,000 यहाँ पे आपका आंसर बिल्कुल सही है। देखिए डिविडेंड जो है यहाँ पे नोट भी दिया हुआ है कि इंडियन कंपनी से नॉर्मल टैक्स पे, टैक्स रेट पे टैक्सेबल होगा। और यहाँ पे ये भी दिया है कि जो टी बिजनेस है उसका 60% क्या है कि हम एग्रीकल्चर इनकम मानते हैं। और इस वजह से जो 60% का अमाउंट है इस वजह से वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा।
और टैक्स जो लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ 40% पे ही लगेगा। ये पीजीबीपी के चैप्टर में आप पढ़ेंगे ये टी वाला। इसके अलावा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस तो मेरे ख्याल से सबके दिमाग में अच्छे से घुस चुका होगा कि वो शॉर्ट टर्म या किसी और से सेट ऑफ होता है नहीं, सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होता है। सेकंड क्वेश्चन पे मिस्टर सोहन है जिन्होंने की अपनी फॉलोइंग डिटेल सबमिट की है। ये की इनकम डिटेल्स दे रखी हैं, देख लेते हैं इस क्वेश्चन में निकालना है। इस क्वेश्चन में भी हमें ग्रॉस टोटल इनकम एंड लॉसेस टू बी कैरीड फॉरवर्ड, टोटल इनकम तो निकालना ही है, कितना लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है ये भी बताना है। assuming that he has exercised the option of shifting out of the default tax regime, यानी कि ओल्ड टैक्स रिजीम में अपनी आईटीआर भरने जा रहे हैं, तो हमें ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग इनकी टोटल इनकम और लॉस ही कितना कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं वो निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है इनकम फ्रॉम सैलरी। सैलरी हमें कितनी दी हुई है? 3 लाख रुपए। तो हमें हाउस प्रॉपर्टी में लॉस दिया हुआ है 40,000 का। उसके बाद है इनकम फ्रॉम शुगर बिजनेस 50,000। फिर है लॉस फ्रॉम आयरन बिजनेस। ये कितना अमाउंट था? 1,20,000। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। था हमारा 5,000। लॉटरी से हमारी इनकम हुई ग्रॉस 50,000। आपको पता होगा कि लॉटरी इनकम होती है उसमें हमेशा ग्रॉस पे टैक्स लगता है। फिर है विनिंग फ्रॉम कार्ड गेम्स, यहाँ पे भी ग्रॉस दे रखा है, कितना अमाउंट है? 6,000। देखिए जब भी इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा ना एग्जाम में तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे ऐसे पर्टिकुलर्स लिख लेने कि किस किस हेड में आपकी इनकम है। और फिर यहाँ पे अमाउंट आपको लिख लेना पहले, तो जो भी आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको एज इट इज उतार लेना है आपके उसमें, आपके आंसर शीट में आपको एज इट इज उतार लेना है। इससे क्या होता है कि थोड़ा इजी हो जाता है करने में। फिर एग्रीकल्चर इनकम भी दी हुई है हमें यहाँ पे कितनी? 20,000। फिर एस टी सी एल दोबारा दिया हुआ था 10,000 का। और लास्ट में बचता है बैंक इंटरेस्ट ऑन एफ डी 5,000। देखिए ये हमें यहाँ पे टोटल इनकम दी हुई है, टोटल इनकम और लॉसेस की डिटेल। अब इसमें क्या है कि हमें निकालना है कि टैक्सेबल कितना है। तो जब भी आप एग्जाम में कर रहे होंगे तो आपको क्या करना है कि पहले तो यहाँ पे पर्टिकुलर्स अमाउंट जो भी एज इट इज़ दिया है उतार लेंगे। फिर यहाँ पे जो आंसर निकालने के वक्त आप एक और कॉलम बनाएंगे उसमें आप लिख देंगे टैक्सेबल करके। यहाँ पे जितनी भी इनकम है उसको तो आप पूरा पूरा ले लीजिए, क्योंकि इनकम तो सारी ही टैक्सेबल होंगी, उसमें कुछ एग्जाम्प्ट तो है नहीं सिवाय एग्रीकल्चर इनकम के। जो आपका एग्रीकल्चर इनकम होता है ये एग्जेम्प्ट होता है सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में, तो यानी कि इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन बाकी जितनी भी इनकम है उस सब पे टैक्स लगेगा। अब यहाँ आपको क्या करना है कि जो लॉसेस हैं आपको ये देखना है कि कौन सा लॉस आपको अलाउ होगा कौन सा लॉस आपको अलाउ नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें दिया है हाउस प्रॉपर्टी का लॉस। देखिए हम ओल्ड रिजीम में भर रहे हैं, याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि शिफ्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। देखिए जो सेक्शन है सेक्शन 115 BAC वो होता है हमारा न्यू रिजीम का। जो सेक्शन 115 BAC होता है
ये जो सेक्शन है ये हमारा न्यू रिजीम का है। अगर हम इससे ऑप्ट आउट कर रहे हैं इसका मतलब कि हम ओल्ड रिजीम में जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि लॉस हमें हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सैलरी इनकम से अलाउ होता ही नहीं होता। तो अलाउ होता है, ओल्ड टैक्स रिजीम में अलाउ होता है, न्यू में नहीं होता है। ओल्ड में होता है तो आपको पूरा मिल जाएगा। इसी तरीके से ये बिजनेस लॉस, अब बिजनेस लॉस जो है 1,20,000, क्या ये अलाउ हो जाएगा इससे? बिजनेस इनकम से तो हो ही जाएगा, तो 50,000 तो आपका हो ही गया। अब बाकी बात आती है बाकी के बचे 70,000 की। तो जो लॉस होता है क्या वो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, बिजनेस लॉस जो है क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट होता है? द आंसर इज नो। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें दिया हुआ है डिविडेंड, लॉटरी, कार्ड, एग्रीकल्चर इनकम तो आपकी इनकम ही नहीं है, और एफडी यानी कि अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज से क्या वो सेट ऑफ होता है? द आंसर इज यस। तो जो बाकी का 70,000 है हमारा वहाँ वो अदर सोर्सेज से सेट ऑफ हो सकता है। लेकिन इसमें एक चीज़ और देखने वाली बात है कि जो ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमारे हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा है कि ये जो लॉस है ये आ रहा है प्रीवियस ईयर 19-20 से। जो हमारा बिजनेस लॉस होता है जो कि अदर सोर्सेज से सेट ऑफ होता है वो सिर्फ करंट ईयर का होता है। अगर ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है तो वो सिर्फ और सिर्फ पीजीबीपी हेड से ही आपका सेट ऑफ होगा, वो अदर सोर्सेज से सेट ऑफ नहीं होगा। अदर सोर्सेज से कब सेट ऑफ होगा? जब वो करंट ईयर का लॉस हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो पीजीबीपी हेड की जो जो लॉसेस वगैरह होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये आपका पीजीबीपी हेड की इनकम से ही सेट ऑफ हो सकता है। हाँ, अगर करंट ईयर का पीजीबीपी लॉस है तो आपकी करंट ईयर की अदर इनकम से जाके एडजस्टेबल हो जाएगा, सेट ऑफ हो जाएगा। तो उसमें कोई इशू नहीं होगा क्योंकि ये प्रीवियस ईयर 19-20 था, आई थिंक। हाँ, प्रीवियस ईयर 19-20 था। तो प्रीवियस ईयर 19-20 से रिलेटेड था, तो इसमें आप सिर्फ बिजनेस इनकम से ही इसे सेट ऑफ कर सकते हो। बिजनेस इनकम कितनी है आपकी? 50,000। तो आप कितना सेट ऑफ कर सकते हैं? 50,000 इसको सेट ऑफ कर सकते हैं। अब बारी है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या हम सैलरी से एडजस्ट कर सकते हैं? द आंसर इज नो। जो कैपिटल गेन का जो लॉस होता है वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन के हेड से ही उसे हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो कैपिटल गेन की इनकम कितनी है? 40,000। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये भी हमारा सिर्फ 40,000 ही हम एडजस्ट कर पाएंगे। इसके बाद हमारा बचा लास्ट में शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। अब यहाँ पे हमारी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से पूरी इनकम एडजस्ट हो चुकी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा आपका नील। तो यानी कि आपकी जो टोटल इनकम बन जाएगी वो बन जाएगी 3,26,000 रुपीज़। ये तो हमारा इनकम आ गया। अब इसके बाद हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था कि कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस कितने होंगे। तो वो भी हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। जो लॉसेस थे इसमें से हमने एडजस्ट कितना किया, सिंपली आपको ये देखना है। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस पूरा एडजस्ट हो गया तो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। आपका लॉस फ्रॉम जो आयरन बिजनेस था यानी कि पीजीबीपी हेड का जो लॉस था आयरन बिजनेस का, वो हमने पूरा एडजस्ट किया। तो द आंसर इज नो। हमने 70,000 एडजस्ट नहीं की, सिर्फ 50,000 की। तो ये आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इस तरह शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस भी हमने सिर्फ 40,000 ही एडजस्ट किया था, तो वो भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो था हमारा एक और था जो 10,000 का था, वो भी हमारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो जो टोटल है हमारा जो लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा वो हो जाएगा 1,00,000 रुपए का। 70,000 तो हमारा हो जाएगा पीजीबीपी हेड का, और 30,000 रुपये हो जाएगा कैपिटल गेन गेन हेड का। तो एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं। दिया हुआ आंसर में यहाँ पे देखिए 40,000 रुपये पूरा एडजस्ट हो गया है सैलरी से। हमने भी यही किया था। और पीजीबीपी हेड से 50,000 रुपये आपने एडजस्ट कर लिए हैं, क्योंकि जो लॉस है प्रीवियस ईयर्स का वो सिर्फ और सिर्फ पीजीबीपी हेड से ही एडजस्ट हो सकता है। अगर ये क्या होता है कि जो ये लॉस है, अगर ये लॉस आपका करंट ईयर का होता तो पूरा का पूरा 1,20,000 आप देखते कि अगर उतना अदर सोर्स में इनकम आ रही है तो आप पूरा का पूरा एडजस्ट कर लेते। लेकिन क्या होता है कि प्रीवियस ईयर का जो लॉसेस होता है ना, उसको आपको क्या है कि वो आप सिर्फ और सिर्फ ये पीजीबीपी हेड से ही एडजस्ट कर सकते हैं, उसे सेट ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे कैपिटल गेन भी हमारा आ गया, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी आ गया। लास्ट में इनकम कितना आ रहा है? 3,26,000। हमने भी यही निकाला था आई थिंक, हाँ 3,26,000। तो ये हमारा आंसर हो गया करेक्ट। अब बारी है कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस की। ये कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस में आ गया आपका आयरन बिजनेस से 70,000,
और 30,000 कैपिटल गेन। तो ये भी आपका टोटल 1